फिल्म की शुरुआत थेडस रॉस के प्रेसिडेंट बनने से होती है, जो पहले अमेरिका के जनरल थे। इस सब के 5 महीने बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका से मिलवाया जाता है, जिसका असल नाम है सैम विल्सन। इस टाइम वो एक मिशन पर था, जिसके लिए वो यूएसए की मिलिट्री के साथ उन्हीं के एयरक्राफ्ट में मैक्सिको पहुंचता है। इस मिशन में उसके साथ उसका सबसे अच्छा साथी टॉरस भी है, जिसे हम फॉल्कन बना देख सकते हैं। मैक्सिको आने के बाद कैप्टन अमेरिका, टॉरस और बाकी सभी सोल्जर्स मिलकर टेररिस्ट से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि टेररिस्ट ने जापान का एक कंटेनर चुराया था, जिसमें कुछ बहुत ही खास चीज थी। जापान और यूएसए के अच्छे ताल्लुकात थे, इसीलिए यूएसए की मिलिट्री जापान की मदद कर रही थी इस कंटेनर को हासिल करने में। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि लोगों को मारने के लिए सैम विल्सन बहुत ही अच्छे से अपनी शील्ड के साथ अपने स्ट्रॉन्ग विंग्स का भी इस्तेमाल करता है और एक ही बारी में कई दुश्मनों को मार गिराता है। कभी वो उड़ते हुए सामने अपने दुश्मन पे वार करता है, तो कभी एक ही वक्त में 3-4 लोगों को एक साथ वार करके मार देता है। फॉल्कन भी अपने विंग्स की मदद से कैप्टन अमेरिका का साथ दे रहा था। सभी टेररिस्ट का खात्मा करने के बाद कैप्टन अमेरिका उनके बॉस के पास जाता है, जिसके पास वो कंटेनर था। कंटेनर लेने के बाद इससे पहले कि वो इस आदमी को मार देते, वो आदमी उनके चुंगल से बच निकला और ये लोग यूएस से वापिस आ गए। इस महीने बाद कैप्टन अमेरिका टॉरस से यानी फॉल्कन से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस लड़ाई में टॉरस ने बहुत हेल्प की थी। अब टॉरस से इम्प्रेस होकर कैप्टन अमेरिका उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त आइजिया ब्रैडली से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। कैप्टन अमेरिका टॉरस को बताते हैं कि आइजिया ब्रैडली पहले एक बहुत ही अच्छे सोल्जर थे और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका भी रह चुके हैं, और ये जानकर टॉरस शॉक रह जाता है। लेकिन एक अजीब बात यहाँ कैप्टन अमेरिका टॉरस को ये बताता है कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद आइजिया ब्रैडली को 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। हालांकि ये बहुत अजीब था। आइजिया ब्रैडली ने तो कैप्टन अमेरिका बनके बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। टॉरस हैरान होकर आइजिया ब्रैडली से पूछता है, आखिर जब आपने इतना अच्छा काम किया था तो यूएसए की मिलिट्री ने आपको जेल में क्यों डाला? आइजिया ब्रैडली ने बताया कि जब वो कैप्टन अमेरिका बने थे तो तब उन्होंने बहुत अच्छे सक्सेसफुल मिशंस किए। उन्होंने अपने मिशंस में बहुत से लोगों की जान बचाई और यूएसए का काफी नुकसान होने से बचाया। इतने सक्सेसफुल मिशन करने के बाद वो तेजी से मशहूर होने लगे, लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया कि एक ब्लैक आदमी इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए, इसलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने मुझे अरेस्ट कर लिया और 30 साल तक जेल के अंदर मेरे ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहे। इसी वजह से आइजिया ब्रैडली यूएसए की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। इनकी इन्हीं बातों की वजह से टॉरस के दिल में भी आइजिया ब्रैडली की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और ये लोग अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी सैम विल्सन को यानी अभी वाले कैप्टन अमेरिका को एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें पता चला कि आपके न्यू प्रेसिडेंट ने यानी थेडस रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग रखी है। ये मीटिंग एक पार्टी के अंदर है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे और इसी के अंदर कैप्टन अमेरिका को यानी सैम विल्सन को भी इनवाइट किया गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम विल्सन तैयार होकर आइजिया ब्रैडली और टॉरस के साथ व्हाइट हाउस पहुंचा है, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। पार्टी में थेडस रॉस सैम विल्सन को देखते ही उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि उसने मैक्सिको में बहुत अच्छा मिशन किया था। थेडस रॉस उससे इम्प्रेस थे, वो जापान की खोई हुई चीज को भी वापिस हासिल कर लाया था। खैर अब सभी के सभी लोग मीटिंग रूम के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। थेडस रॉस स्टेज पे आकर मीटिंग का एजेंडा बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले इंडियन ओशन में एक नया आइलैंड पैदा हो गया है, जिसे सेलेस्टियल आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा था। थेडस रॉस बताते हैं कि जैसे ही ये आइलैंड उभरा था तो इस आइलैंड ने सारे मुल्कों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। सारे ही मुल्क इस पर रिसर्च करने के लिए पहुंच गए और सबको ये बात मालूम हुई कि इस आइलैंड पर कुछ अजीब तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, जो मेटल बाकी पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, और ये मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस मेटल का नाम साइंटिस्ट ने एडमेंटियम रख दिया था। जैसे जैसे लोगों को एडमेंटियम के बारे में पता चलने लगा, सभी लोगों ने उसे हासिल करने के लिए यहाँ पे आना शुरू कर दिया। सारे ही मुल्क एडमेंटियम को लेकर जाना चाहते थे और इस चक्कर में सबकी लड़ाई हो सकती थी, यानी वो आइलैंड किसी भी बड़ी जंग की वजह बन सकता था। इसीलिए थेडस रॉस ने ये मीटिंग रखी थी। उसने फैसला किया था कि वो लोग सेलेस्टियल आइलैंड की एडमेंटियम मेटल को बराबर बराबर बांट लेंगे, यानी वो मेटल बराबर हर मुल्क में जाएगी, जिससे किसी भी मुल्क के दरमियान जंग नहीं होगी। थेडस रॉस के साथ सभी मुल्कों के प्रेसिडेंट इस बात पर एग्री हो जाते हैं और ये सब लोग मिलकर नया कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला करते हैं। थेडस रॉस यहाँ ये भी बताते हैं कि जापान ने सबसे ज्यादा एडमेंटियम पे रिसर्च की थी और एडमेंटियम की
प्योर फॉर्म को हासिल भी कर लिया था, लेकिन फिर टेररिस्ट के ग्रुप ने जापान की वो रिसर्च चुरा ली, जिसे फिर कैप्टन अमेरिका बचा कर लेके आया। यानी मूवी के स्टार्ट में जिस मिशन पर कैप्टन अमेरिका गया था, वो मिशन एडमेंटियम मेटल को ही बचाने का था, जिसके लिए थेडस रॉस सबके सामने कैप्टन अमेरिका और टॉरस का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी मीटिंग के दौरान अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वहाँ पर जोर से साउंड्स बजने लग जाते हैं और इन साउंड्स के बजते ही आइजिया ब्रैडली, जो कि सैम विल्सन के साथ यहाँ आया था, वो खड़ा हो जाता है। अपने पास वाले गार्ड से जबरदस्ती उसकी गन छीनते हुए उसे दूर दीवार पे गिराता है और इसी गन से थेडस रॉस के ऊपर हमला कर देता है। सिर्फ आइजिया ब्रैडली ही नहीं, यहाँ पर मौजूद 4 और गार्ड्स जो कि थेडस रॉस के ही थे, वो भी अपनी गन्स निकाल कर यहाँ थेडस रॉस के साथ बाकी सब के ऊपर भी हमला करने लगे। अभी तक थेडस रॉस इनकी फायरिंग से बचे हुए थे। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए सैम विल्सन आइजिया ब्रैडली के हाथ से गन लेने की कोशिश करता है और इस तरह यहाँ सभी गार्ड्स दूसरे हमला करने वाले गार्ड्स को रोकने लग जाते हैं और एक जंग का सा माहौल बन जाता है। इसी कियोस्क के माहौल में यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त लड़की की एंट्री होती है, जिसने उड़ते हुए यहाँ पर फायरिंग करने वाले सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। एक एक करके सबको मारती हुई वो थेडस रॉस को बचाने की कोशिश कर रही थी और इस तरह हमें पता चलता है कि ये लड़की थेडस रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थी। फाइनली सैम विल्सन, इस लड़की और टोरस की मेहनत के बाद सभी शूटर गार्ड्स और आइजिया ब्रैडली पकड़े जाते हैं। कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन फौरन आइजिया ब्रैडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया? मैं जानता हूँ तुम कभी भी थेडस रॉस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आखिर हुआ क्या था तुम्हें? सैम विल्सन जिस बात में आइजिया ब्रैडली से सवाल पे सवाल करते ही जा रहा था, लेकिन एक और हैरान कर देने वाली अजीब बात ये थी कि आइजिया ब्रैडली को तो कुछ याद नहीं था। उसे वो इंस्टेंट बिल्कुल भूल चुका था कि किस तरह उसने थेडस रॉस के ऊपर हमला किया। वो सैम विल्सन के सामने बिल्कुल इनकार कर चुका था कि तुम जो कह रहे हो मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आइजिया ब्लड मेरे सर के जख्म पर गिर गया और उसके गामा रेडिएशन के इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से मेरा सर बड़ा होने लगा और मैं इस तरह अजीब सा दिखने लग गया। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो इस सबसे हुई, मेरे दिमाग की पावर कई 100 गुना बढ़ गई थी। जैसे ही थेडस रॉस को मेरे बारे में पता चला तो उसने मुझे पकड़वा दिया। मैंने उस टाइम थेडस रॉस की बहुत मिन्नतें की कि वो उसे छोड़ दे, जिसके बदले मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लेकिन थेडस रॉस ने मुझे नहीं छोड़ा और कहा कि ये सब यूएस की गवर्नमेंट करवा रही है, अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन गया तो तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अब देखो, थेडस रॉस यूएस का प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद भी उसने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। यहाँ तक के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी थेडस रॉस मेरे पे एक्सपेरिमेंट करवाता रहा और आखिर एक दिन मेरी गुस्से की इंतहा हो गई। जो साइंटिस्ट मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैंने उन्हीं को मार दिया और फिर ठान ली कि थेडस रॉस का घटिया चेहरा मैं दुनिया के सामने लेकर आऊंगा और ऐसा करके ही मेरा बदला पूरा हो सकता था। इसीलिए मैंने टेररिस्ट के ग्रुप को हायर किया। मैंने उन्हें जापान के कंटेनर को चोरी करने का कहा और इस काम के लिए मैंने CIA के अकाउंट से ही पैसे भेजे, ताकि जब जापान इस मामले के इन्वेस्टिगेशन करे तो जापान को लगे कि सारे मामले के पीछे थेडस रॉस ही है। लीडर से बात करने के बाद सैम विल्सन ने ये बात भी पता चला ली थी कि अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी की उसे कॉल आई थी वो भी लीडर ही था और इन सारी चीजों के पीछे भी लीडर ही है। सैम विल्सन इन सारी चीजों को रोकने के लिए जल्द ही लीडर को पकड़ने का डिसाइड करता है और इससे पहले कि वो यहाँ लीडर के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता, लीडर चुटकी बजाकर यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर देता है और यहाँ पर मौजूद सभी गवर्नमेंट के गार्ड्स को हिप्नोटाइज करके उनको अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। अब सारे गार्ड्स क्योंकि उसकी बात मान रहे थे तो सभी गार्ड्स सैम विल्सन और टॉरस के ऊपर हमला कर देते हैं। सैम विल्सन और टॉरस 2 थे और ये गार्ड्स बहुत सारे। ये दोनों इनसे जब लड़ने में मसरूफ हुए तो पीछे से मौके का फायदा उठाकर लीडर यहाँ से भाग गया। सैम विल्सन और टॉरस बहादुरी से सभी गार्ड्स को मारते हुए आखिर मौका पाते ही यहाँ से निकल जाते हैं लीडर को पकड़ने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया में जाने पर उन्हें पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लीडर ने जो प्लान बनाया था वो काम कर गया है। जापान ने जब अपने कंटेनर के चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चला कि उस टेररिस्ट को पैसे देने वाली CIA थी। CIA USA की इंटेलिजेंस कंपनी थी। इसका मतलब कि उनके कंटेनर के चोरी करने के पीछे USA का हाथ था। इसीलिए जब के दरमियान में जंग होने वाली है। सिचुएशन के बिगड़ने की खबर जैसे ही सैम और टॉरस को होती है
वो भी जल्दी से चेंज करते हैं और निकल जाते हैं सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ। यहाँ आने के बाद फौरन उसने थेडस रॉस के फाइटर शिप में जाकर थेडरॉस से मुलाकात की और उसे समझाने की कोशिश की कि कोई भी गलत कदम वो ना उठाए। ऐसे अगर यूएसए और जापान के दरमियान में कोई भी जंग हो गई तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। एक तरफ सैम विल्सन सारी कंडीशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ था लीडर, जो सैम विल्सन से बचने के बाद आया एक घर के अंदर और वहाँ से एक फोन चुराते हुए उसने यूएस के 2 फाइटर जेट को हैक कर लिया। असल में उन्होंने इस फाइटर जेट के रेडियो सिस्टम को हैक किया था। ये दोनों फाइटर जेट इस टाइम सेलेस्टियल आइलैंड के ऊपर थे। इन फाइटर जेट के रेडियो से अब वो दोनों पायलट्स को जापान के फाइटर जेट्स पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। ये देखते हुए जापान को लगता है कि यूएसए ने जंग की शुरुआत कर दी है, इसीलिए वो भी अपने 2 फाइटर जेट भेजता है यूएसए के फाइटर जेट से लड़ने के लिए। यानी जंग शुरू हो चुकी है। जापानी फाइटर क्राफ्ट अब यूएसए के फाइटर क्राफ्ट के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन सही वक्त पे नुकसान होने से पहले ही सैम विल्सन और टोरस उड़ते हुए जाते हैं और फाइटर जेट्स के अंदर से यूएसए के पायलट्स को बाहर निकाल लेते हैं। सोल्जर्स की जान तो बच जाती है, लेकिन फाइटर क्राफ्ट अब तबाह हो चुके थे। लेकिन शुक्र था कि जान किसी की नहीं गई। अब सैम विल्सन जाकर जापान के प्रेसिडेंट को ये बात समझाते हैं कि यहाँ पर कोई जंग नहीं हो रही, बल्कि यूएसए के 2 पायलट्स ने बिना परमिशन के वहां पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। जापान के प्रेसिडेंट सैम विल्सन की बात पे यकीन करते हैं और ऐसे सैम विल्सन की वजह से जापान और यूएसए के दरमियान होने वाली जंग खत्म हो जाती है। दोनों ही प्रेसिडेंट अपनी अपनी मिलिट्री लेकर सेलेस्टियल आइलैंड से अपने अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। सैम विल्सन भी वापस आ चुका था, लेकिन हमें पता चला कि टोरस सेलेस्टियल आइलैंड पे बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। लेकिन ठीक वक्त पर सैम उसे हॉस्पिटल ले आया और अब उसका इलाज चल रहा है। सीन कट होकर अब हमें दिखाया जाता है कि थेडस रॉस ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें वो ये बात क्लियर करना चाहते थे कि जापान और उनके दरमियान में कोई जंग नहीं हुई, बल्कि एक गलत फहमी हुई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सैम विल्सन भी था और यहाँ पर उससे मिलने के लिए लीडर भी आ गया। वो सैम विल्सन पर गुस्सा था क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था यूएसए और जापान के दरमियान जंग करवाने का, सैम विल्सन की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया और ऐसे थेडस रॉस का जो घटिया चेहरा उसने लोगों को दिखाना था वो भी लोगों के सामने नहीं आ सका। लीडर सैम विल्सन से कहता है, तुम फिक्र ना करो, थेडस रॉस का घटिया चेहरा तो मैं लोगों के सामने ला कर ही रहूंगा। सैम विल्सन लीडर से पूछता है कि आखिर थेडस रॉस को तुम्हारे से प्रॉब्लम क्या थी। तब लीडर उसे थेडस रॉस का पास्ट बताता है कि पहले थेडस रॉस को एक जानलेवा बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से वो मर सकता था, लेकिन जैसे ही लीडर को उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो लीडर ने थेडस रॉस की मदद की और एक ऐसी दवाई बनाई जिससे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। लीडर बताता है कि थेडस रॉस वो दवाई रोज खाता है और उस दवाई के अंदर असल में गामा रेडिएशंस है। लीडर बताता है कि रोज वो गोली लेने की वजह से थेडस रॉस की बॉडी में अब बहुत सारी गामा रेडिएशंस जमा हो चुकी हैं और अब इन गामा रेडिएशंस का रिजल्ट क्या होगा कुछ ही सेकंड में दिखाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थेडस रॉस की पूरी बॉडी अजीब तरह से हिलने लग जाती है। वो नीचे गिरता है और हम देखते हैं कि उसका पूरा जिस्म लाल पड़ने के साथ साथ बड़ा भी होता जा रहा है और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो एक रेड हल्क में बदल जाता है। गामा रेडिएशन उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन ले आती है, जिसकी वजह से वो यहाँ चीजों की तोड़फोड़ में लग जाता है और सोल्जर्स उसे रोकते रह जाते हैं। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सैम विल्सन को सामने आना था, लेकिन वो यहाँ लीडर को भी नहीं छोड़ के जा सकता था। उसने यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स के हाथों सबसे पहले लीडर को ही अरेस्ट करवाया और फिर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए यानी रेड हल्क को कंट्रोल करने के लिए सामने आया। ये लड़ाई मूवी की बेस्ट फाइट थी। कैप्टन अमेरिका के सामने रेड हल्क था और रेड हल्क कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि लड़ते हुए रेड हल्क ने पूरी जलती हुई कार उठाकर कैप्टन अमेरिका की तरफ फेंक दी, जिससे बचने के लिए कैप्टन अमेरिका ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया, लेकिन हैवी मेटल से बने हुए ये पंख भी रेड हल्क ने लड़ाई के दौरान तोड़ दिए और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी जमीन में गाड़ दिया। अब इससे पहले कि रेड हल्क कैप्टन अमेरिका का किस्सा तमाम कर देता, कैप्टन अमेरिका उसे इमोशनली वीक करने का सोचता है और उसके सामने उसकी बेटी का नाम लेता है। वो उससे कहता है, तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए रिलैक्स होना पड़ेगा, तुम बुरे आदमी नहीं हो, शांत हो जाओ प्लीज। हैरानकुन तौर पर सैम विल्सन की ये टेक्निक काम कर जाती है और अपनी बेटी का नाम सुनते ही थेडस रॉस दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाता है, यानी रेड हल्क से दोबारा एक इंसान बन जाता है। नॉर्मल होते ही थेडस रॉस को फौरन ही अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने रेड हल्क बन के यहाँ बहुत सारे कानून तोड़े थे और पहले भी बहुत सी इलीगल चीजें अब उसके सामने आ गई थी। यहाँ जेल में सैम विल्सन थेडस रॉस से उसकी बेटी को मिलवाने के लिए लेकर आता है। साथ ही साथ अभी सैम विल्सन ये बात भी साबित करने की कोशिश में था कि आइजिया ब्रैडली ने
थेडस रॉस के ऊपर हमला नहीं करवाया था। जैसे ही उसकी ये बात साबित हो जाती है तो आइजे ब्रैडली को भी जेल से आजाद कर दिया जाता है और ऐसे सैम विल्सन का मिशन पूरा हो जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन